नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं अपनी प्रिय कवि नागार्जुन की बादल को घिरते देखा इस पर आपसे कुछ बात करूंगी। यह आपके पाठ्यक्रम में लगाई गई है। अपने बीए प्रोग्राम के विद्यार्थियों के लिए आज इस कविता का न केवल पाठ करूंगी बल्कि इस पाठ पर थोड़ी सी बातचीत और इसके मूल प्रतिपाद्य तक पहुंचाने की आपको कोशिश करूंगी। विद्यार्थियों, व्याख्या हम क्लासरूम में करेंगे, लेकिन इस कविता से जुड़ी जरूरी बातों पर आज मैं इस व्याख्यान में बात करना चाहूंगी। देखिए, नागार्जुन एक प्रगतिशील कवि हैं और कल्पनाशीलता को, स्मृतियों को, संवेदना को जरूरत भर वो इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए जो वस्तु स्थिति है, जो यथावत है, जो वास्तविकता है, यथार्थ है, वो महत्वपूर्ण है। तो अपनी केवल स्मृतियों और कल्पना का सहारा नहीं लेते, जो कुछ सामने प्रत्यक्ष दिखाई देता है कवि उस पर बात कर रहे हैं। और आज बादल को घिरते देखा क्योंकि सामने साक्षात हो रहा है। बादलों को घिरते हुए देखना केवल एक प्रकृति के सौंदर्य का आकलन नहीं है, बल्कि जो सामने है वो साक्षात जो दिखाई दे रहा है, इतिहास में आज के वर्तमान का और आने वाले भविष्य का सब कुछ छिपा होता है इतिहास की गर्त में। तो जो कुछ सामने है उसी में इतिहास भी समाया हुआ है और आने वाला भवितव्य भी। तो कल्पना से अगर कवि अतीत को, इतिहास को सामने साक्षात कर देता है वर्तमान में, तो ये कोई कम महत्वपूर्ण चीज नहीं है। ये एक लोक और वेद का अंतर है। लोक यानी जो पूरे जनमानस में, पूरी संस्कृति में मौजूद है, समाया हुआ है, और वेद जिसका ज्ञान अभी अभी हमें हुआ है। तो लोक और वेद के संतुलन की बात तुलसीदास भी करते हैं। कबीर भी लोक और वेद के संतुलन पर नहीं, बल्कि उसके जो अंतर पर, उसका जो डिफरेंस है उस पर कबीर बात करते हैं। मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता है कागद लेखी। मैं कहता सुलझावन हारी, तू रहता रुझाई रे। तो तू उलझा देता है। तो उलझाने की बात नहीं, सुलझाने की बात हो। अतीत को उतना ही हम इस्तेमाल करें जो वर्तमान के लिए जरूरी है और भवितव्य को सही दिशा दे सके। नागार्जुन की यह कविता बादल को घिरते देखा, इस कविता में देखना, साक्षी होना, साक्षी भाव से देखना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रायः मैं अपने क्लासरूम में विद्यार्थियों को कबीर पढ़ाते हुए ये बताती हूँ कि कबीर एक सेक्युलर विचार हैं और बोलनहारा हैं। वो बोलते हैं, जो कुछ अपने आसपास साक्ष्य को बटोरते हैं उसे बोलते हैं। नागार्जुन भी उसी परंपरा के हैं, उन्हीं के वंशज हैं। और जब वे सामने साक्षात जो बादल को घिरते हुए देखते हैं, उसको स्पष्ट करते हैं हमारे सामने, तो आप देखें कि एक प्रत्यक्ष अनुभव की बात हो रही है कि ये कल्पना जन्य नहीं है, ये वास्तविक है, यथार्थ है। अपनी आंखों से देखकर जानना, उसकी प्रामाणिकता, उसका औचित्य और उसमें विश्वसनीयता, उसके साथ अपने आप को दो टूक बना लेना, उसके साथ अपने आप को जोड़ लेना, ये महत्वपूर्ण होता है। केवल कागज का लिखा पढ़ा हुआ या दूसरों के अनुभवों से जाना हुआ, बटोरा हुआ नहीं है। तो किताबों में पढ़ना, लोक वेद का ज्ञान करना, शास्त्रों से जानना, दूसरों से जानना, कहावतों की उदंतियों से जानना नहीं, बल्कि प्रथम साक्ष्य बादल को घिरते हुए देखना और फिर उस पर जो कवि की स्मृतियां, संवेदना कौंधती है। तो ये दरअसल सर्वप्रथम अपने साक्ष्य होने के, साक्षी होने के, आंखों से देखने के और कानों से सुनने का फर्क है। तो कविता में कुबेर, अलका, व्योम, व्याही, गंगा जल, सुनी सुनाई और बहुत सी बातें हैं। मेघदूत की किताब है, शास्त्र हैं, ज्ञान है, बाबा तुलसी बाबा भी समझा गए हैं। मैंने जो बादल देखे वे हिसाबी किताबी नहीं हैं, अपनी आंखों से देखे हैं। ये पंक्तियां उनको चरितार्थ करती हैं। लोग कालिदास के बादलों के बारे में भी बात करते हैं जब कविता लिखी जाती है। तो मैंने तो जो देखा, इस मैंने तो पर नागार्जुन बार बार फोकस करेंगे विद्यार्थियों, और मैं भी करूंगी कविता में, क्योंकि उससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो नागार्जुन की कविता किस तरह से प्रत्यक्ष
अपने सामने को वास्तविकता को, यथार्थ को दिखाती है और जिसमें वो स्वायत्तता और निजता मौजूद है। कविता का पाठ करती हूँ और उसके बाद कविता पर बात करती हूँ। अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटी मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विसतंतु खोजते हंसों को तरते देखा है, मैंने बादल को घिरते देखा है। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण का मृद किरणें थीं, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होगी। निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शय वालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। आहा, मैंने बादल को घिरते देखा है। दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चढ़ते देखा है। कहाँ गया धनपति कुबेर, वह कहाँ गई उसकी वह अलका। ये कुबेर की राजधानी का नाम है अलका। नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या। मेघदूत का पता कहीं, कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा न यहीं पर। जाने दो वह कवि कल्पित था, यानी मेघदूत कवि कल्पित था। मैंने तो भीषण जानों में नभ चुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को के झंझानिल को गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। शरद चक निर्झर निर्झरनी कल मुखरित दीवदास कानन में शोणित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंजल को साजे इंद्रनील की माला डाले, शंख सरीखे सुघड़ गालों पर कानों में कुवले लटकाए। नीलकमल कानों में कुवले लटकाए, शतदल लाल कमल वेणी में रजत रचित मणिखंचित खचित कला में पान पात द्राक्षा सब पूरित रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपटी 3 रंगों वाली। नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे, मदिरारुण आंखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को वंशी पर चलते देखा है, बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। आइए विद्यार्थियों इस पर बात करें। इसकी भाषा पर परेशान होने की जरूरत नहीं, निश्चित तौर पर नागार्जुन की भाषा तत्सम शब्दावली है विद्यार्थियों। लेकिन कवि ने जो प्रथम साक्ष्य किया, जो साखी भाव से अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा है, उसकी महिमा यहाँ गा रहे हैं। बादलों को हिमालय पर्वत की बर्फ से ढकी चोटियों पर घिरते हुए नागार्जुन देख रहे हैं। पावस ऋतु में हिमालय की छोटी बड़ी तमाम झीलें जो हैं वो बादलों के बरसने से, बूंदों के गिरने से भर जाती हैं, लबालब हो जाती हैं। तो ऐसे प्रतीत हो रही हैं मानो ओस की बूंदें गिर रही हों और वो उससे समृद्ध हो रही हैं। तो इस कविता में भी कवि ने विरह में डूबे चकवा चकवी का वर्णन किया है और कहा है कि प्रभात बेला में उनका प्रणय कलह सुनाई देता है। जब वे बिछड़ जाते हैं तो वो दर्द, वो तकलीफ, वो बेचैनी, वो टीस सुनाई देती है। हिमालय की गोद में उछलते कूदते मृगों के बारे में भी कहते हैं, उनका भी बड़ा मनोहारी वर्णन किया है। कस्तूरी हिरणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कस्तूरी की खोज में मृग पूरे जंगल को तलाशता है, इधर उधर भागता है और मैं उसकी भाग दौड़ को, उसकी चंचलता को और घिरते बादलों को एक साथ देख रहा हूं। तो धनपति कुबेर की जो अलका नगरी है, जो कालिदास की आकाश गंगा है और जो मेघदूत है, वे तो मुझे आसपास कहीं दिखाई नहीं देते क्योंकि वे कवि कल्पित थे। वो कवि की कल्पनाएं थीं। हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियों पर बादलों को गरजते देखते, घनघोर घटा में घिरते देखते कवि भावुक हो जाते हैं।
कवि कहते हैं हिमालय पर्वत पर देवदार के घने घने जंगल हैं। किन्नर जाति के लोग भोजमन की बनी कुटिया में रहते हैं। किन्नर जाति के लोग बांस को बांसुरी बजाते हुए देखते हैं। तो किन्नर जाति की स्त्रियां जो हैं अपने देशों के सुंदर रंग बिरंगी फूलों की वेणी जो अपने बालों में गूंथती हैं, वेणी चोटी गूंथना, तो नीलम की माला पहने हुए हैं, वस्त्र आभूषण से सुसज्जित हैं, रंग से हास से परिहास से सुसज्जित हैं और साथ साथ वो मदमस्त मदिरा पान कर रही हैं। तो इस सब को, प्रकृति की इस छटा को, एक ऊपर पर्वत चोटियों, हिमालय की पर्वत चोटी पर घिरते बादलों का देखना और आसपास की प्रकृति को बटोरना नागार्जुन को कितना सुंदर आता है। तो मदिरा के कारण किन्नर जात की स्त्रियों की आंखें लाल लाल हो रही हैं, मदमस्त हैं, अपनी अपनी ही मदहोशी में हैं। इनके साथ कवि बादलों का घिरता देखना अंततः दरअसल एक दृश्य क्रिएट करता है, एक विजुअल बिंब बनता है, एक इमेज बनता है कि बादलों के घिरने के साथ ही बादलों के साथ कैसे पूरी प्रकृति, समूची प्रकृति मनोहारी हो जाती है। नागार्जुन कहते हैं, मैंने हिमालय पर्वत की स्वच्छ निर्मल और बर्फ की चादर से ढकी हुई चोटियों पर बादल को जब घिरते देखा। हिमालय की ऊंची सफेद चोटियों पर बादल की जब वर्षा होती है, बादल जब घिरते हैं और तो वो बरसते हैं, तो जैसे लगता है ओस की बूंदें बरस रही हैं और फिर ओस की बूंदें पूरे मानसरोवर को ढक लेती हैं, पूरी झील को सुंदर कमलों पर, सुंदर कमल के फूलों पर गिरती हुई सुशोभित होती हैं। तो बादलों से गिरती हुई ओस की बूंदों का भी वर्णन बहुत सुंदर किया है। कवि कहते हैं, मैंने देखा है अपनी इन्हीं आंखों से हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियों पर बड़ी छोटी कई तरह की झीलें हैं और इन झीलों के स्वच्छ और निर्मल नीले जल में समतल देशों में रहने वाले पक्षी विचरण करते हैं और जो उमस से बचने के लिए ये पक्षी हिमालय की ओर आ जाते हैं, हिमालय की झीलों की ओर चले आते हैं और इन पक्षियों के साथ जो स्थानीय पक्षी है यानी हंस, जो झील में हमेशा विद्यमान रहता है, हंस पक्षी भी कमल की नाल को पकड़े हुए उसके कड़वे मीठे तंतुओं को बहुत स्वाद लेकर खाते हैं और जो प्रवासी पक्षी आए हुए हैं उमस से घबराकर, उनके साथ मिलकर उस झील में प्रेम पूर्वक तैरते हुए देखते हैं और बादल को घिरते हुए देखते हैं। नागार्जुन कहते हैं कि हिमालय की इन ऊंची स्वर्णिम चोटियों के बीच मानसरोवर झील है और बसंत ऋतु में जैसे ही सूर्योदय होता है तो सूर्य की सुनहली किरणें, स्वर्णिम किरणें बर्फ की चादर से ढकी हुई चोटियों पर इस तरह कुछ पड़ती है, चमकती है कि मंद मंद गति में हवा चल रही है, सुंदर स्वच्छ शफाक सफेद वातावरण है पूरा और जैसे लगता है कि उसमें रात भर के प्रेमी चकवा और चकवी एक दूसरे से जो मिले हुए हैं, प्रातः की भोर की बेला में जब वो एक दूसरे से बिछुड़ रहे होते हैं तो ये जो अलग रहने का अभिशाप वे सहते हैं, रात भर अलग रहने का जो अभिशाप उन्हें मिला है, सुबह होते ही ये बेबस व्याकुल चकवा चकवी विरह की चीखें इनकी बंद हो जाती है। कवि कहते हैं, मैंने चकवा चकवी को हिमालय स्थित मानसरोवर के किनारे शैवाल पर हरी चादर, शैवाल कहते हैं घास और जो काई सी जमी हुई होती है पूरी, उस पर प्यार भरी छेड़छाड़ करते हुए देखा है। वे रात भर की विरह वेदना से पीड़ित होते हैं, सुबह उठकर जब दोनों मिलते हैं तो एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ करते हैं और प्यार भरी क्रीड़ाएं करते हैं। हिमालय पर्वत में स्थित सैकड़ों हजारों फुट की ऊंचाई पर गहरी दुर्गम बर्फीली घाटियां भी हैं, उनमें सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, सुगंध से बिखरी हुई, फूलों से बिखरी हुई घाटियां हैं, चारों ओर सुगंधमय वातावरण है जिसके इर्द गिर्द मृग अपनी कस्तूरी की सुगंध से बेचैन होकर मृग इधर उधर घूमते हैं, दौड़ते फिरते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि मृग बेचैन है उस पूरे वातावरण की मदमस्ती से, सुगंध से। ये सारा घटनाक्रम मैंने अपनी आंखों से देखा है, केवल बादल को घिरते नहीं देखा है, प्रकृति को उसमें रमते रंगते देखा है। और कवि कहते हैं कि कालिदास का मेघदूत तो सबने पढ़ा है, धन की देवता कुबेर की अलका नगरी हिमालय में स्थित है, ये सब जानते हैं। बादलों के बीच में कुबेर और अलका नगरी कहीं खो जाती है, घिरते बादलों में कुबेर और उनकी नगरी को लुप्त करके दिखाया जाता है लोकवेद में। मेघदूत में कालिदास अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, ऐसा लगता है जैसे गंगा जल आकाश में चक्कर काट रहा है,
परंतु कवि को बहुत ढूंढने पर न कुबेर मिलते हैं, न अलका नगरी मिलती है, न मेघदूत मिलते हैं। इसका पता कौन बता सकता है? कालिदास के ये जो घिरते मेघ हैं, ये जो बरस रहे होंगे, जाने दो, ये बरसते होंगे, कवि की कल्पना से बरस रहे थे। पर मैंने तो भीषण शीत ऋतु में, मैंने मतलब नागार्जुन ने, आकाश को चूमते कैलाश पर्वत पर, उस शिखर पर बादलों को आपस में टकरा टकरा कर गरज गरज कर बरसते देखा है। मैंने बादल को घिरते देखा है। हिमालय पर्वत में जो देवदार के नीक घने जंगल हैं, उन जंगलों की बात भी करते हैं। इन पर्वत चोटियों पर जो छोटे बड़े देवदार के कई वृक्ष जंगल भरे हुए हैं, उनमें कलकल बहते हुए जो झरने हैं और जो किन्नर प्रजातियां वहां रहती हैं, जो लाल सफेद रंग के भोजपत्रों में से बनाकर कुटिया बसाए हुए हैं। किन्नर जाति की स्त्रियां अपने बालों में, अपनी चोटी में, वेणी में जो फूल गूंथती हैं, सुंदर शंखों की माला सजाती हैं और नीलम के पत्थर की, लाल और नीले पत्थरों की माला पहनती हैं, अपने अंग को सजाती हैं सुंदर। तो उस लाल कमल की चोटी ऐसी वेणी बांधे हुए और उनके सुरापात्र जो मदिरा पान करती हैं, जो अपनी मस्ती में लाल चंदन की तिपाई लगाए हुए, बाल कस्तूरी मृगों जैसे मुलायम और उनकी गर्म गाल पर जैसे ऐसा लगता है कि दमक रहे हैं, वो चमक रहे हैं सूर्य की आभा लेकर। तो उनकी आंखों में जो शराब का नशा है, जो मस्ती है, मदहोशी है, जो खुशी है, उल्लास है, उन मदमस्त आंखों का भी वर्णन मैं करता हूं। किन्नर जाति के नर नारियों के कोमल मनोहर उंगलियों से जो बांसुरी की तान सजाते हैं, बजाते हैं, उसके साथ साथ मैं आनंद लेता हूं, बादलों को घिरते देखता हूं।